दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फाइनली निफ्टी वापस से 26,000 तक पहुंचने की कोशिश करा है। 26-32 के आसपास की क्लोजिंग है। 143 पॉइंट्स नीचे, आधे % की मंदी है। हाई की बात करें तो 26,154 था, लेकिन लो को देखने चले तो 25,997, यानी 26,000 से भी नीचे। लेकिन चलो ठीक है, क्लोजिंग बेसिस में थोड़ा सा अच्छा कर दिया निफ्टी ने। निफ्टी बैंक भी नीचे, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी नीचे आके बंद हो चुके हैं। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हुए हैं। जैसा कि कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट हो सकता है अंडर परफॉर्म कर जाए, उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली है। फार्मा जस्ट एक न्यूट्रल सिचुएशन में बंद हो चुका है, बाकी सब कुछ नीचे है। फाइनेंस, बैंक और मीडिया ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की, साथ में निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं कि निफ्टी अभी के समय क्या करने की कोशिश में है और क्यों मार्केट आज गिरा। साथ में स्टॉक्स है, उनके ऊपर भी बातचीत होने वाली है। देखिए दोस्तों, पहली जो खबर ये है कि एक फॉरेन रेटिंग एजेंसी है जिसने निफ्टी को बढ़ने की रेटिंग दी है। ऐसा लग रहा है इनको कि 2026 में निफ्टी 29,300 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्रोथ में रिकवरी है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉरेन जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो निफ्टी को काफ़ी अच्छा रेट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निफ्टी में बिकवाली कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बिकवाली कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है, आपको बताने के पीछे का रीज़न यही है कि मार्केट के अंदर अभी के समय कुछ पक रहा है, और इस तरह के जब भी आर्टिकल्स आते हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। 26, 27, 28, 29 की बातें की जाएगी, बट एक्चुअली किसी को नहीं पता है कि अगले 2-3 साल में क्या होगा। ये सब चीज़ें अवॉइड करके चलनी है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा हमने देखा जिसको एफआईज ने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी। जैसा कि एफआई को लगा हो कि ये डेटा फेक है, और इसमें एक्चुअल जो ग्रोथ मिली थी जीडीपी की Q2 में 8.2% की मिली थी। फोरकास्ट की बात करें तो 7.3% था, यानी यहाँ से बहुत अच्छा एक्चुअल में, ये जो एक्चुअल डेटा आप देख पा रहे हैं पेपर में, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक्स नहीं चले। डेटा कब आउट हुआ था आप देख सकते हैं, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग नवंबर 28 को आउट हुआ था। उस समय एफआईएस ने काफ़ी माल बेचा था, लेकिन उसके अगले दिन भी एफआईएस ने काफ़ी बिकवाली की। एफआई भी के समय इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। साथ में अगर आप देखोगे तो कल के दिन यूएस के मार्केट भी अंडर परफॉर्म कर गए थे, जिसको हमने डिस्कस किया था कि इस वजह से हो सकता है मार्केट आज नीचे जाने की कोशिश करे। डाउ जोन्स 1% के साथ में नीचे था, नेस्डेक भी 0.38% के साथ में नीचे आके बंद हो चुका था। निफ्टी की सिचुएशन को देखें तो निफ्टी अभी के समय ऑल टाइम हाई पर जाने की कोशिश कर रहा है, बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो बीच बीच में गिरावटें होती है, जिससे पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि हमने इन पैटर्न्स को काफ़ी स्टडी किया था, और जैसा कि हमने देखा स्टडी के अंदर कुछ उसी तरह से निफ्टी ने परफॉर्म भी किया था। अभी का जो पैटर्न है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये डे चार्ट है, और इसके अंदर आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल जो डे चार्ट है यानी शॉर्ट टर्म है, उसके अंदर निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास है। देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि चार्ट सजेस्ट आपको ये करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन यूएस के मार्केट किस तरह से क्लोज होता है। अगर बहुत बड़ी गिरावट के साथ में बंद होते हैं 1% के आसपास या उससे ज़्यादा, तो ये सपोर्ट काम नहीं आएगा। साथ में देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहूँगा आईपीओस को लेकर, क्योंकि अभी के समय काफ़ी आईपीओस आ रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी लोग अटक रहे हैं। ड्रोनाचार्य के अंदर हमने देखा कि क्या हुआ, तो उससे भी पहले मैं आपको बता चुका था कि आईपीओस के अंदर बहुत ही सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो फ्रॉड करती है। डेटा ये है कि आईपीओ फंड डिप्लॉयमेंट, यानी आईपीओ के लिए जब कंपनी जाती है, पैसा उठाती है, आपको बता दी कि ये पैसा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम एक्चुअली कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस पैसे से कैपेक्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। लेकिन डेटा ये बता रहा है कि ओनली 26% उस अमाउंट का यूज़ होता है कैपेक्स में, सिर्फ 26%। बाकी पैसा जाता है कर्जा पे करने के लिए। और देखते हैं इसको डिटेल के अंदर, आप सिंपली यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 26% कैपेक्स के लिए जाता है, 29% कर्जे के लिए, 9% सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 6% वर्किंग कैपिटल में। बचा हुआ जो 24-25% है उसका कोई भी डेटा नहीं है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ड्रोनाचार्य के अंदर भी हमने ये देखा कि उन्होंने बताया था कि इतना पैसा हम लगाने वाले हैं ड्रोन बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो
प्रमोटर के नाम पे एफडी करवा चुके थे। सो ये सब चीज़ें आपको जाननी है। सो आईपीओ की बात कर रहे हैं अपन, तो तीन आईपीओ अभी के समय जो आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो। ये प्री अप्लाई आपको दिख रहा है, लेकिन कल से ये अप्लाई हो जाएगा। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक तीनों आईपीओ आपके लिए ओपन होने वाले हैं। फर्स्ट कंपनी है एकस, 124 रुपये का स्टॉक है। मीशो भी इसमें आप देख सकते हैं 111 रुपीज़ का स्टॉक है। विद्या वायर इसको भी आप देख सकते हैं 52 रुपीज़ का स्टॉक है। इस कंपनी की बात करें यहाँ पे, सो ये जो कंपनी है एरोस्पेस में काम करती है। साथ में मतलब ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना जो एक बड़े कैटेगरी के अंदर काम करती है, एरोस्पेस आप देख सकते हैं, उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर भी काम करती है। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जो खाना बनाने के लिए काम आते हैं, उसमें भी काम करती है। साथ में जो खिलौने होते हैं उसमें भी काम करती है। सो ऐसी जो भी कंपनी होती है उसको बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। वैसे भी छोटी कंपनी है, ऑब्वियस है, लिस्टिंग गेन मिलते हैं तो लेके निकलो, ये वही सिचुएशन यहाँ पे बनती है। मीशो का आपको बताइए ई कॉमर्स कंपनी है, बायर को सेलर से कनेक्ट करती है। और विद्या वायर की बात करें तो ये पॉलीकैब काइंड ऑफ वायर एंड केबल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जीएमपी देखते हैं तीनों के। सो मीशो का जो प्रीमियम है सबसे ज़्यादा है, 42% इसमें पैसा बनेगा, ऐसा आज की डेट में दिख रहा है। अब ये लिस्टिंग गेन बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है 42% है। सो मार्केट अगर स्टेबल भी रहता है तो अब मीशो है 42% है, लोग अब अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो ये 50% से ऊपर भी जा सकता है। एकस को देखने चले तो यहाँ पे 37% के गेन्स है। विद्या वायर की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, 11-12% के आसपास के गेन्स है। सो इन दो आईपीओज में से अगर किसी को एक अप्लाई करना है सो वो कौन सा करेगा, उसके लिए वो देखेगा कि कितना बड़ा इशू साइज है। तो मीशो की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 5421 करोड़, यानी 5421 करोड़। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं एकस से, और इसके अंदर 921 करोड़ रुपीस का इशू साइज है। तो ऑब्वियस है लोग मीशो को ही अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसका जीएमपी बढ़ सकता है। बट पॉइंट वही है कि लिस्टिंग के बाद में क्या करना अच्छा होगा। देखो लिस्टिंग के बाद में सिचुएशन सिंपल है, गेंस मिलते हैं, काफ़ी लोग उसको वनडे में लेके निकलते हैं, काफ़ी लोग होल्ड करेंगे कि अगले कुछ दिन भी चलेगा तो ठीक है। उसके बाद में जब भी घूमेगा स्टॉक, ऑब्वियस स्टॉक घूमेगा, ओवर प्राइस होगा, काफ़ी सारी चीज़ें और भी प्ले होगी, तब बेच के निकलना है। तो ठीक है, इसमें जीएमपी है, अच्छे रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है 50% के आसपास की। अब देखिए कुछ कंपनीज के ऊपर आते हैं। कंपनी के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी मिली है, कुछ रीजंस हैं, टेक्निकली चार्ट के अंदर भी काफ़ी कुछ सीखने को इंडिकेशंस है, चेक करते हैं। जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है एशियन पेंट्स, 3% के आसपास की तेजी, जहाँ पे स्टॉक नहीं चल रहा था, काफ़ी समय से अटका हुआ था, 3% के साथ में एक दिन में चला, उस मार्केट के अंदर जिसमें निफ्टी आधे % के साथ में गिरा था। सो 3 लाख करोड़ तक मार्केट कैप वापस से पहुंचने की तैयारी में है। वैल्यूएशन वापस से प्रीमियम इसको मिलना शुरू हो चुकी है, 50-60 के आसपास से 72 का पीई रेशियो अब इसको मिल रहा है। जिसने भी कॉन्ट्राबेट की होगी उसके हाथ में भी मुनाफा है। बीटन आप देख सकते हैं 7% के साथ में पिछले क्वार्टर में, पिछले से पिछले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की थी, अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात दोस्तों ये है कि कंपनी की जो गाइडेंस थी ना वो काफ़ी कमाल की थी अगले क्वार्टर के लिए, तो उसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी है। आज के दिन स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है यूबीएस, इसने इसको अपग्रेड किया है। यूबीएस ने पहले इसको बोला था सेल करो, अभी के समय न्यूट्रल इसको बोल दिया है। टारगेट बढ़ा दिए है 52% के साथ में, मतलब उनका जो पहले टारगेट था अब जो टारगेट है उसके बीच में 52% का गैप है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे कि आपको बताइए कि जो हमने गाइडेंस में सुना था वो काफ़ी अच्छा था, साथ में हमने ये भी देखा था कि चैनल चेक के अंदर, यानी ग्राउंड लेवल पर मार्केट के अंदर जो भी डीलर है उनसे बातचीत के अंदर ये पता चला कि बिरला ओपस इतना कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में। वही चीज़ हमने देखी इसके रिजल्ट के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसका डेकोरेटिव वॉल्यूम का जो बिजनेस है ना डोमेस्टिक, वो 10% के साथ में बढ़ा था। पोल ये बता रहे थे कि 4 से लेकर 5% के साथ में बढ़ना चाहिए, तो उससे डबल बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में आप देख सकते हैं कि बिरला ओपस के जो सीईओ है उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है अभी कुछ टाइम पहले, तो उसकी वजह से भी एशियन पेंट्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही वो सीईओ है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही क्विट कर दिया और ब्रिटानिया के अंदर ये जाने वाले हैं। ठीक है, सो ये सब पॉइंट्स है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक अच्छा कर रहा है। बीटन डाउन यहाँ पे था स्टॉक सपोर्ट पर, किसी ने यहाँ भी सपोर्ट पे लिया होगा तो उसमें ठीक है पैसा बनना शुरू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, एक ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि ये जो
लेवल था, ये था रेसिस्टेंस का। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉक चला, थोड़ा सा अटका, वापस से एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल चुका है। सो अगले रेसिस्टेंस की बात करें तो नियर बाय रेसिस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से तकरीबन तकरीबन 17% ऊपर है। और इसमें फाइनल रेसिस्टेंस की बात करें जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि 20% ऊपर है। सो देखते हैं 20% यहाँ से भी स्टॉक में तेजी बनती है या फिर नहीं। बाकी 20% अगर ये चल जाएगा इसी क्वार्टर के अंदर बिना अगले क्वार्टर के रिजल्ट देखें, तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी इसको मिलने लगेगी। फिर होगा क्या, क्वार्टर 3 में जो इसके रिजल्ट आएंगे उससे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस होगी। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी रिजल्ट अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन होती है, उसको बैट करते हैं ट्रेडर कि जैसा आपको बताइए कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अच्छे नंबर्स आने चाहिए, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने बोल दिया है। तो अब रिजल्ट आने से पहले ही वो प्रॉफिट बुक कर लेगी, क्योंकि क्या पता रिजल्ट अच्छा आए या नहीं आए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उसकी जो तेजी बनेगी ना, उसको कैप्चर करेगी यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर। तो 20% का गैप इसमें देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले 20% का जो गैप है वो कवर होगा या फिर नहीं? चाहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, क्रेडिबल कंपनी है, बालकृष्णा इंडस्ट्री। 6% के साथ में स्टॉक में तूफान आज था। 47,000 करोड़ का मार्केट कैप, वैल्यूएशन है 42 की। नंबर्स देखो, सबसे पहले नंबर्स बहुत ही खराब थे इसके। 26% के साथ में ईपीएस मिस, 29% के साथ में मिस, 25% के साथ में ईपीएस मिस। तो कैसे स्टॉक चलेगा? लेकिन फिर भी आज 6% स्टॉक चला। क्या रीज़न है उसके पीछे का? कोई रीज़न नहीं है, कुछ न्यूज़ मुझको मिली नहीं है। न्यूज़ यही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंट्राडे हाई लगा दिया, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छे थे और मोमेंटम काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिला है। इसका मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसको बाय किया है। थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, डिटेल देखते हैं कि कंपनी ने कुछ अच्छी गाइडेंस दी थी क्या। सो गाइडेंस भी अच्छी नहीं थी, अवॉइड किया था कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी बोलना। लेकिन वही है, लॉन्ग टर्म की जो गाइडेंस है वो सही थी कंपनी की, तो उसको इन्वेस्टर अभी नहीं देखेंगे, शॉर्ट टर्म को देखेंगे। स्टिल स्टॉक चल गया। तो एक पॉइंट ये बन सकता है कि स्टॉक जितने भी गिरावट देना था, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से, चीज़ों को देखने के हिसाब से, हो सकता है वो गिरावट कंप्लीट हो गई हो। पिछली बार जब स्टॉक ने कोविड के बाद में एक बड़ी गिरावट को दिखाया था, तो स्टॉक 37% नीचे था। अभी हम देखें ऑल टाइम हाई से गिरावट कितनी है, 37% नीचे है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो गिरने के बाद में स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाना शुरू किया। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस बन रहा है। सो उसके बाद में स्टॉक ने 60% के लगभग तेजी पकड़ी थी। टाइम लगा था, देखो कुछ साल लगे थे, वो सब चीज़ें आपको नीचे आप देखोगे 2022, 23, 24 ये सब आपको देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट है, मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ ताकि रियलिस्टिक अप्रोच आप लेके चलो। ठीक है, सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर्स अच्छे आए हैं जस्ट एक बड़ी बाइंग की वजह से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। कंटिन्यूसली बाइंग इसमें होनी चाहिए, और वो कंटिन्यूसली बाइंग जब भी होती है जब इसके अच्छे नंबर्स आएंगे या फिर अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन होगी, जो कि नहीं है। सो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, जब तक नहीं बोल सकते कि स्टॉक अच्छा कर देगा, यहाँ से गेंस मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है ईज माई ट्रिप। 20% का सर्किट लगाते लगाते बचा और अच्छी तेजी इसने पकड़ी है। 182 का पी रेशियो है, वो देख लो। 1,500 करोड़ का मार्केट कैप मात्र अब इसका रह चुका है, वो भी एक बार आप चेक कर लीजिए। सो यहाँ पे स्टॉक के बढ़ने के पीछे का रीज़न है कार्निवल सेल। कंपनी ने सेल अनाउंस की है जिसके अंदर कंपनी को फायदा होने की पूरी उम्मीदें हैं। देखो डिस्काउंट के अंदर कंपनी सब कुछ बेचने वाली है, तो आपको लगेगा कि कंपनी को फायदा क्या होगा, इसमें तो घाटा होगा। पैकेजेस अवेलेबल कर दिए कंपनी ने 8,000 के, आप टूर कर सकते हैं, बसेस इसमें इंक्लूड होगी, होटल्स इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, फ्लाइट का तो नहीं होगा ये ऑब्वियस, लेकिन स्टार्ट इसने यहाँ से किया है 8,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंपनी ने काफ़ी सारे टाइप्स किए हैं। जो टाइप किए हैं वो एचएसबीसी के साथ में किया है, आईसीसी के साथ में, ईयू बैंक के साथ में इसने टाइप किए हैं। तो जो भी इनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा उसकी वजह से ईज माई ट्रिप को भी इसका कमीशन मिलेगा। साथ में जो होटल्स हैं, नेम्स आप देख सकते हैं, तो उसके साथ भी टाइप है, तो उनकी तरफ से भी इसको कमीशन मिलेगा। अब पॉइंट ये बनता है कि कब तक कंपनी पैसा छापेगी। दोस्तों ये जो सेल है, डिस्काउंट का ऑफर है, ये जस्ट दिसंबर 2 से, यानी आज से 9 दिसंबर, यानी 7 दिन तक के लिए ही वैलिड है। तो 7 दिन में कंपनी इतना पैसा तो कमाएगी नहीं कि कंपनी का मार्केट कैप ही डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना है। टेक्निकल्स के अंदर भी इंडिकेशन मिल जाते हैं कि ऐसी तेजी पहले भी काफ़ी बार बन चुकी है, बट हुआ एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होगा इसके अंदर। बाकी चांसेस तो काफ़ी कम है अभी रिकवरी के, रिबाउंड के। आगे कंपनी कुछ अगर
अच्छा कर देती, कुछ अलग कर देती तो बात अलग है। बाकी अभी तो प्रोमोटर के ऊपर से भी ट्रस्ट उठा हुआ है इन्वेस्टर्स का, बाकी और कंपनी के भी नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है स्विगी, 3% की थी जी, स्टॉक ने दी, 91,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, और इसमें ईपीएस आप देख सकते हैं मिस हुआ था, पिछले क्वार्टर में मिस है, तो नंबर्स अच्छे नहीं गए इसके। स्टॉक ने तेजी पकड़ी क्योंकि ये न्यूज़ है, 12 बज के कुछ मिनट के आसपास की न्यूज़ है कि कंपनी सेल करेगी, बेचेगी 1.1 बिलियन डॉलर के स्टॉक्स अगले हफ्ते। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो टोटल हम बोल सकते हैं कितना अमाउंट होगा रुपीज़ में, आईएनआर में, 1,000 करोड़, सॉरी 10,000 करोड़, 8,000 करोड़ के आसपास या 9,000 करोड़ के आसपास 1 बिलियन डॉलर हो जाता है, तो उससे भी ऊपर है। तो ठीक है, यहाँ पे स्टॉक वैसे ऊपर से 30% नीचे है। QIP कंपनी लेकर आ रही है, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, एफआईज हम बोल सकते हैं, वो स्टॉक को खरीदते हैं। और आज जो प्राइस है ना स्टॉक का, उससे थोड़ा सा नीचे ही वो स्टॉक उनको मिलेगा, क्योंकि बल्क में वो खरीद रहे हैं, ऑब्वियस है। और फायदा उसमें क्या है कंपनी का, कंपनी से खरीद रहे हैं, कंपनी की होल्डिंग कम होगी, तो कंपनी के पास में वो पैसे जाएंगे और वो पैसे काम आएंगे कंपनी के लिए। सो कंपनी फंड रेज करी है, एक्चुअली हम इसको फंड रेजिंग बोल सकते हैं, एक्सपेंड करने के लिए अपनी बिजनेस को, क्योंकि डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, कंपटीशन काफ़ी टाइट है। सो एक अच्छी खबर के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं थे। अगर इस न्यूज़ के दम से स्टॉक चल जाए, कुछ रिवर्सल्स देखने को यहाँ से मिल जाए, तो फिर ठीक है, गैप इसमें 15-20% के आसपास का, और देखते हैं वो होगा या नहीं होगा। बाकी ठीक है, यहाँ पे बॉटम तो इसने बनाने की कोशिश की है, जो लोअर लोस के साथ में गिरा था, यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम आउट होने की कोशिश की है। तो अगर ये रिवर्स यहाँ से होता है, तो फिर चांसेस हाई है स्टॉक के अच्छा करने के। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।